हाँ तो बच्चों जो है आज डे 8 है हम लोगों के क्रैश कोर्स जो कि 45 दिनों का है। उम्मीद है आप लोग जो है पिछले सारे वीडियोस ठीक से देखे होंगे, उनको फॉलो किया होगा। आज का टॉपिक है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का मतलब हो गया जहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स हों और वो कोई एक तरीके का पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और जब यही सारे बॉडी जो है आपस में ऑलमोस्ट ज़ीरो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस पे आ जाते हैं और कोई एक शेप ले लेते हैं, तो उसी को हम नाम देना शुरू कर देते हैं, ये रिजिड बॉडी है। टॉपिक हम लोग का है सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास की परिभाषाएं होंगी 3। ऐसी जगह बॉडी की जहाँ पे उसका पूरा मास कंसंट्रेट हुआ माना जाए, नाम देते हैं इसको सेंटर ऑफ मास। दूसरी परिभाषा, ऐसी बॉडी ऐसा पॉइंट बॉडी का जिसकी वेलोसिटी पूरी बॉडी की वेलोसिटी मानी जाए, उसको नाम देते हैं सेंटर ऑफ मास। एक और परिभाषा आएगी, ऐसी जगह जहां से किसी बॉडी को फ्रीली सस्पेंड किया जाए बांध करके और बॉडी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ठहर जाए, नाम देते हैं इसको सेंटर ऑफ मास। यहाँ पे सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में अंतर हम लोगों को करना आना चाहिए। जहाँ पे पूरा मास कंसंट्रेट होता है उसको सेंटर ऑफ मास कहते हैं, जहाँ पूरा वेट एक्ट करता है उसको हम नाम देते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और जहाँ पे हम लोग जो है बॉडी का सेंटर बोलते रहते हैं, एक्चुअल में वो सिमेट्रिक पॉइंट है, बॉडी का सिमेट्रिक पॉइंट है। जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में पूरी बॉडी हर तरफ को सिमेट्रिक है, उसको नाम देते हैं हम सेंटर का। सेंटर ऑफ मास जो है, जो रेगुलर शेप की बॉडी होती हैं, जैसे कि रिंग हो गया, सर्किल हो गया, स्फीयर हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, पॉलीगन, इन सभी का सेंटर ऑफ मास उनके सिमेट्रिक पॉइंट से जो है कॉन्साइड करता है। अगली बात समझेंगे, सेंटर ऑफ मास जहां पे मास हो, आवश्यक नहीं है कि वहीं पे सेंटर ऑफ मास हो। इसका फाइंग एग्जाम्पल रिंग है, हॉलो स्फीयर है। रिंग का जो सिमेट्रिक पॉइंट है उसके वहाँ पे होगा सेंटर ऑफ मास, लेकिन वहाँ पे मास मौजूद नहीं है। और एक बात करेंगे, जहाँ पे सेंटर ऑफ मास जो है बॉडी का, अगर जो है डिफरेंट तरीके का जो है मास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो सेंटर ऑफ मास विल बी ऑलवेज क्लोज टू द मैसिव मास के, हैवी मास के पास में होगा। बात आती है यहाँ पे टाइप ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन की। तो टाइप ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन जो है दो तरीके के होते हैं। एक होता है डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें कहा जाता है कि ये बॉडी, ये एक्सिस हो गई, एक्स हो गया, वाई हो गया, ये M1 मास, M2 मास, M3 मास, ये सब अलग अलग जगहों पे रखे हुए हैं, तो इनको हम नाम देते हैं क्या, डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन। यहीं पे अगर ये कहा जाए कि इन बॉडीज का सारे के सारे जो मासेस थे, इन सभी को हमने कंबाइन कर दिया है, इस तरीके के फॉर्म में रख दिया है, तो इसको हम नाम देते हैं कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, दो तरीके के मास डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, एक डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन, एक कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे पूरी बॉडी कंबाइंड है और यहाँ पे बॉडी के छोटे छोटे से टुकड़े कर दिए गए हैं, अलग अलग इनको रख दिया गया है। ये टाइप ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे हम आपको जो है टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स भी बताएंगे। ये इस तरीके से हैं, ये एक्स है, वाई है, ये P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y है। इनको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कहा जाता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। इस तरीके से रखे हुए हैं, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे इतनी दूरी ये x हो गई है और इतनी दूरी ये y हो गई है। यहाँ पे ये बात दिमाग में रहे कि इसी को व्यक्त करने का तरीका बदल जाएगा, ना पॉइंट की पोजीशन बदलेगी, ना लोकेशन, ना कोऑर्डिनेट, कुछ नहीं, बस उसको एक्सप्रेस करने का तरीका बदल जाएगा। ये x हो गया, y हो गया, वही पॉइंट P है जिसको हम XY कह रहे थे,
और अब ये थीटा हो गया है, ये आर हो गया है। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं और इनको पोलर कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। और यहाँ पे ये दूरी जो x हुआ करती थी, आप देख सकते हैं यहाँ पे cos थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, तो x बराबर r cos थीटा, और ये y हो गया है sin थीटा बराबर y अपॉन r, तो y बराबर ही हो जाएगा r sin थीटा। r और थीटा के टर्म में अगर व्यक्त करना है किसी पॉइंट की लोकेशन को, तो उसको नाम देते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। अब यहाँ पे बात आती है, एक और टर्म नया आता है, उसको नाम देते हैं हम लोग मूवमेंट का। ध्यान रहे, मोमेंटम नहीं कहा जा रहा है, मूवमेंट कहा जा रहा है। मूवमेंट जो है वो किसी भी बॉडी का निकल सकता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का निकल सकता है, और इसके लिए हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना होता है। मूवमेंट इज इक्वल टू फिजिकल क्वांटिटी, पी क्यू का मतलब फिजिकल क्वांटिटी, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कहा जाए ये हमारे पास फोर्स है, ऐसे जा रहा है, इस तरफ को जा रहा है, ये पॉइंट पी है, हमसे कहा गया है यहाँ से आपको इस फोर्स का मूवमेंट लेना है। क्या करेंगे, हम यहीं से इसके ऊपर परपेंडिकुलर गिराएंगे। ये जो भी दूरी आई है इसको हमने कहा r इंटू एफ, और इसी को हमने नाम दिया मूवमेंट का। आगे बढ़ जाए, इस पॉइंट पी को हम थोड़ा सा और करीब ला रहे हैं, यहाँ पे आ गया, ये दूरी हो गई r, अब ये दूरी इंटू फोर्स हो जाएगा। ये पॉइंट पी यहाँ पे आ गया, अब ये दूरी जो है इंटू फोर्स हो जाएगा, और अब ये पॉइंट पी यहीं पे आके बैठ गया है, फोर्स के लाइन पे ही आके बैठ गया है, लाइन ऑफ एक्शन पे। अब कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं निकलेगी, तो मल्टीप्लाई जब किया जाएगा तो उसकी वैल्यू भी 0 ही हो जाएगी, तो यहाँ पे मूवमेंट हो जाएगा 0। इसका मतलब ये हो गया कि जिस जगह से, जिस पॉइंट से हम मूवमेंट ले रहे हैं, अगर वो पॉइंट वो फिजिकल क्वांटिटी के लाइन ऑफ मोशन पे ही, लाइन ऑफ एक्शन पे ही बैठा हुआ है, तो मूवमेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो एक और बात आपसे करनी थी कि ये मूवमेंट पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। मूवमेंट के पॉजिटिव और नेगेटिव होना इसका डायरेक्शन के बारे में हमको बताता है। अगर सिस्टम की टेंडेंसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में घूमने की टेंडेंसी अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो मूवमेंट का साइन पॉजिटिव है, क्लॉकवाइज है तो मूवमेंट का साइन नेगेटिव होगा। सुनने में बच्चों, समझने में ये चीज़ हमें उल्टी उल्टी सी लगती है, ये एंटी क्लॉकवाइज पे पॉजिटिव और क्लॉकवाइज पे ये नेगेटिव क्यों है? इसका जवाब है कि अगर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज वाली सारी बातें हो रही हैं, तो आप किसकी बात कर रहे हो, लीनियर डिस्प्लेसमेंट की या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की? तो आंसर आएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जब ये सवाल का जवाब खुलता है तो फिर सवाल पूछा जाता है कि जिसको नाप रहे हो उसका यूनिट मीटर है या रेडियन है? ये रेडियन होगा। रेडियन है तो ये आप जो नाप रहे हो ये क्या है, कहेंगे एंगल है। एंगल नापने की सही दिशा जो होती है वो राइट साइड से एंटी क्लॉकवाइज होती है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज अगर आप एंगल नाप रहे हैं तो आप सही नाप रहे हैं, पॉजिटिव नाप रहे हैं। तो इसका मतलब हो गया कि एंटी क्लॉकवाइज अगर टेंडेंसी है तो मूवमेंट का साइन पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज है तो मूवमेंट का साइन नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग इसको और एग्जाम्पल से देखेंगे। ये कहा गया ये PQ कोई लाइन ऑफ एक्शन है, ये F1 हो गया, ये F2 हो गया, ये F3 हो गया, ये F4 हो गया, ये कोई पॉइंट C हो गया, ये दूरी R1 है, ये दूरी R2 है, ये दूरी R3 है, ये दूरी R4 है। और यहाँ पे एक बात आप लोगों से और करनी चाहिए थी कि फोर्स कॉजेस ट्रांसलेशनल मोशन while टॉर्क कॉजेस रोटेशनल मोशन। और मूवमेंट का ही एक स्पेशल केस जो है वो कपल बनाता है और कपल से टॉर्क बनता है। तो यहाँ पे हमसे कहा गया है कि मूवमेंट जरा आपको लेके दिखाना है अबाउट C। तो मूवमेंट अबाउट C अगर हम लेने चले
तो अब यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि ये कैसे मूवमेंट पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा। F1 की टेंडेंसी C के पास हमको कैसी रोटेशन होगा कहेंगे। इसके लिए हमको F1 को C के पास ले जाना होगा और C तक जाने के लिए इसके पास दो रास्ते हैं, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये। और आप पूछेंगे साहब कि हमें कौन सा रास्ता लेना होगा, कहा जाएगा जो रास्ता छोटा है उसी पे हमको चलना होगा। तो ये वाला रास्ता यहाँ से यहाँ पहुंचे C पे और अब यहाँ पे चक्कर इसका घुमा दीजिए, तो ये चक्कर जो आ रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो F1 इंटू में R1 हो जाएगा, ये पॉजिटिव है। पिछले वीडियोस में मैं आप लोगों को जो है इक्विलिब्रियम के बारे में बता चुका हूँ मोशन में, वह वीडियो जरूर देख लें कि अगर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है तो नेट फोर्स जो है जीरो होना चाहिए, और अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम है तो नेट टॉर्क जो है जीरो होना चाहिए। ये वेरिग्नान्स थ्योरम है, वेरिग्नान का थ्योरम। अगली बात करेंगे फिर से जो है नया नेट मूवमेंट निकालने जा रहे हैं हम लोग पूरे सिस्टम का। तो यहाँ पे F1 इंटू R1 हो गया। अब F2 के लिए आ जाइए, तो C पॉइंट के रेस्पेक्ट में ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे घूम जाएंगे, हम घूम जाएंगे तो ये क्लॉकवाइज है और क्लॉकवाइज है तो ये नेगेटिव हो जाएगा F2 इंटू R2। F3 के लिए आ जाइए, C के पास पहुंचना है, ऐसे जाना होगा, फिर चक्कर घुमाना होगा तो ये क्लॉकवाइज होगा, और क्लॉकवाइज होगा तो फिर से कहेंगे ये नेगेटिव हो जाएगा F3 इंटू R3। F4 C के रेस्पेक्ट में ऐसे जाएगा, फिर ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, और ये F4 इंटू R4 ये हो गया हमारा नेट मूवमेंट निकालने का तरीका। अब हम लोग यहीं से बात आगे स्विच ओवर करेंगे और कहा जाएगा कि हम लोग किसी सिस्टम का निकालना चाहते हैं सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास निकालना चाहते हैं तो कहा जाएगा इस तरीके से कि सेंटर ऑफ मास, ये कहा गया कि हमारे पास है ये x है, ये y है, ये m1 हो गया x1 y1, m2 हो गया x2 y2, ये मासेस हो गए। हमें निकालना है इसका सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास जरूर इन दोनों को मिलाने वाली, दोनों मासेस के सेंटर को मिलाने वाली लाइन पे ही कहीं पे होगा सेंटर ऑफ मास। और इसके कोऑर्डिनेट्स हमने कहा xcm, ycm। तो कहा जाएगा m1 प्लस m2, x कोऑर्डिनेट निकालने जा रहे हैं, तो m1 प्लस m2 इंटू xcm बराबर m1 x1 प्लस m2 x2। तो xcm बराबर m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। इसी तरीके से ycm भी निकल आएगा m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन में m1 प्लस m2, या इसी को आप कह सकते हो सिग्मा mi xi, जहाँ पे i बराबर 1 से i बराबर n डिवाइडेड बाई कैपिटल है। इसी तरीके से सिग्मा mi yi, i बराबर 1 से i बराबर n और डिवाइडेड बाई क्या, कैपिटल है। ये हुई बात हमारे पास सेंटर ऑफ मास निकालने की का तरीका। कौन से किसके लिए कहेंगे, डिस्क्रीट के लिए। और अगर ये कॉन्टिन्यूअस के लिए निकालने जा रहे हैं तो यहाँ पे ये जो मास दिखाने का तरीका है, अंदाज है, ये बदल जाएगा और ये इस तरीके से आ जाएगा, ये dm हो गया, और ये xcm, ycm निकालने की बात हो रही है। तो xcm बराबर हो जाएगा, बच्चों जरा ध्यान से देखें, वहाँ पे सिग्मा हमने लगा रखा था, सिग्मा का मतलब समेशन हो गया, और इस इंटीग्रेशन का मतलब भी समेशन ही होगा। इंटीग्रल x dm अपॉन इंटीग्रल dm, ycm बराबर ही हो जाएगा y dm अपॉन इंटीग्रल dm। इसी को x dm अपॉन में m कहते हैं और y dm अपॉन m कहते हैं।
अब आगे जो है हम लोग यहाँ पे इसका एग्जाम्पल देखते हैं। कहा गया है कि ये हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ईच साइड 2 मीटर मान लेते हैं, और कहा गया है कि इनकी जो साइड्स हैं वो कुछ इस तरीके से रखी हुई हैं, x, y, और यहाँ पे कहा गया है O है, A है, B है, 5 kg मास है, 10 kg मास है, 12 kg मास है। सेंटर ऑफ मास हमको इसका लोकेट करना है, निकालना है। कहेंगे एक्सियम, पहले कोऑर्डिनेट्स निकालने की बात की जाए। 5 kg है, यहाँ पे एक्सिस का इंटरसेक्शन है, तो ये 0,0 हो जाएगा, ये 2,0 हो जाएगा, और ये अगर हम निकालने चले तो ये देख सकते हैं ये 1 है, ये 2 है, और ये BM वाली जो दूरी हो जाएगी ये हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से √2 का स्क्वायर यानी -1 स्क्वायर √3, यानी कि ये वाली जो वैल्यू हो गई, ये वाली वैल्यू हो गई 1 मीटर, और ये वाली वैल्यू हो गई √3 मीटर, 1,√3। एक्सियम बराबर निकालने जा रहे हैं तो 5 × 0 कर दें, प्लस 10 × 2 कर दें, प्लस 12 × 1 कर दें, डिवाइडेड बाई 5 + 10 + 12, तो ये 20 हो गया, 12 हो गया, 32 अपॉन 12 × 10 22 और 5 27। ये आ गए इसके कोऑर्डिनेट्स, मीटर अगर है तो मीटर है। YCM निकालने चले तो 5 × 0 ये फिर से हो गया 0, प्लस 10 × 0 ये भी पार्ट 0 हो गया, 12 × √3 हो गया, एंड डिवाइडेड बाई 27 वहाँ था तो यहाँ भी 27, 12 √3 अपॉन 27 मीटर। ये हो गया एग्जाम्पल हमारा डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन के। ये सवाल कॉन्टिन्यूअस के लिए जब बनता है तो ये और अच्छा बेहतर सवाल होता है। कहा गया यहाँ पे ये कोई रॉड है, ये रॉड है, और इसका लीनियर मास डेंसिटी ये वाली लंबाई आप मान लीजिए 3 मीटर है, और इसकी लीनियर मास डेंसिटी जो है ये पोजीशन डिपेंडेंट है। लीनियर मास डेंसिटी जिसको कि लैम्डा से भी शो किया जाता है, और मान लीजिए इसको कहा गया है कि ये kx² है। मतलब ये हो गया कि जैसे जैसे हम x एक सिरे से दूसरे सिरे p से q को बढ़ते जा रहे हैं, मास की वैल्यू बढ़ती जा रही है। इसका मतलब हो गया कि जब इधर से इधर चलेंगे तो लैटर हाफ में मास ज़्यादा है, ऑब्वियस है कि सेंटर ऑफ मास भी उस तरफ को ज़्यादा ही होगा, उसी तरफ को लाई करना चाहिए। तो ये लीनियर मास डेंसिटी को हमने dm/dx कह दिया, बराबर kx², dm बराबर kx² dx हो गया, और यहाँ से हमने यहाँ से x दूरी पे एक छोटा सा एलिमेंट काट के रखा हुआ है जिसकी चौड़ाई dx है, तो xcm बराबर इंटीग्रल x dm अपॉन इंटीग्रल dm, और dm जहाँ पे kx² है तो ये x हो गया, kx² dx 0 से 3, kx² dx 0 से 3, k कांस्टेंट है कट जाएगा, यहाँ पे x³ आ गया, इंटीग्रेशन x की पावर 4/4, x³ अपॉन 3, 3/4 x हो गया, और यहाँ पे लिमिट लगाएंगे तो 0 से 3 मीटर इसकी लंबाई थी, तो यहाँ पे 3 - 0 यानी कि 3 हो जाएगा, ये 9/4 मीटर, और ये आप देख सकते हैं 2.25 मीटर। जैसे जैसे ये x की पावर बढ़ती जाएगी, ध्यान रखेंगे बच्चों, ये चीज़ आगे को इधर की तरफ को ये बढ़ता ही जाएगा, मास की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और सेंटर ऑफ मास के उस तरफ को पढ़ने का प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा होती जाएगी। अगली बात हमारे पास आएगी यहाँ पे कि ये पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए, इसको अगर ऐसे देखा जाए, पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए x, y है,
M1 है, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये M2 हो गया। ये बात हो रही है सेंटर ऑफ मास इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो जरूर मैंने आपसे जैसा कहा था, सेंटर ऑफ मास दोनों मासेस को मिलाने वाली लाइन के पे पढ़ना चाहिए। तो RCM बराबर हो जाएगा M1R1 प्लस M2R2 डिवाइडेड बाई कैपिटल M। ध्यान रहे ये वेक्टर फॉर्म में है, तो ये MRCM बराबर M1R1 प्लस M2R2। डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये MDRCM अपॉन DT बराबर M1 dr1 अपॉन dt, M2 dr2 अपॉन dt, MVCM बराबर आ गया M1 V1 प्लस M2 V2। और यहाँ पे आप चाहें तो लिख सकते हैं PCM बराबर P1 प्लस P2। सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है, क्योंकि बाहर से किसी फोर्स को हम यहाँ पे अलाउ कर ही नहीं सकते। सेंटर ऑफ मास जो पढ़ाई होती है वो इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एंड टॉर्क। इसको फर्दर डिफरेंशिएट कर देंगे अगर आप, तो MdVCM बाई dt बराबर M1 dV1 बाई dt प्लस M2 dV2 बाई dt। ये MACM हो गया M1A1 प्लस M2A2। एक्सेलरेशन यहाँ पे देखा जाए तो ये फोर्स CM हो गया बराबर फोर्स 1 प्लस फोर्स 2। और अगर आपको एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना था तो आप वो भी निकाल सकते हैं, M1A1 प्लस M2A2 डिवाइडेड बाई कैपिटल M। और यहाँ पे हमने ये सीखा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो कि होता है इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। इन बातों को ख्याल रखेंगे और आगे की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है क्या, कहेंगे एक मोमेंट हमने पढ़ा है विच इज कॉल्ड एज व्हाट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से फिजिकल क्वांटिटी में मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाता है क्या, मूवमेंट। और इनर्शिया क्या होता है, अपनी पुरानी स्थिति में बने रहने की प्रॉपर्टी को नाम देते हैं हम इनर्शिया। और ये दोनों अब मिल गए हैं तो एक नई ही चीज बनेगी जिसको अभी हम लोग जानने वाले हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अब यहाँ पे बात आएगी इस तरीके से कि फिर से मास डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखना होगा। ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, AOR कहा, एक्सिस ऑफ रोटेशन, M1 R1 डिस्टेंस, M2 R2 डिस्टेंस वगैरह वगैरह। और इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन मास एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैं दोबारा बोल रहा हूं कि प्रोडक्ट कर दिया जाएगा मास का विद स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बन के तैयार हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर। और अगर ऐसे ही मास और भी हैं तो इन सभी को इसी तरीके से रख करके जोड़ा जा सकता है, I बराबर 1 से I बराबर N। ये डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन हो गए। और अगर हमें कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन की बात करनी है तो यहाँ पे एक छोटा सा मास हमने dm ले लिया है, I बराबर इंटीग्रेशन dm r स्क्वायर अपॉन में इंटीग्रेशन dm। यहाँ पे कुछ बातें आप लोगों को और बता दूं कि ये चैप्टर जो है अपने आप में कठिन माना जाता है। इसका कारण भी आपको बता देता हूँ कि स्टूडेंट जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद नहीं करते हैं। तो जब भी कभी जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में जब आते हैं तो वहाँ पे अलग अलग शेप के नाम दिए होते हैं, तो वो फिर लिस्ट में जा कर के देखते हैं कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। और
फिर जो अगर मान लीजिए कि वहाँ से वो देख भी लें, फिर वहाँ पे एक एक्सिस का एक नया ही पेच फंस जाता है कि किस एक्सिस के अबाउट बात हो रही है। तो जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही नहीं है, जब हमने ढंग से जो है याद किया है, तो एक्सिस के बारे में याद कर पाना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। इसलिए यहाँ पे हम आपको यह कुछ बातें बताने जा रहे हैं कि ये पॉइंट मास है, पॉइंट मास है, रिंग है और आपका हॉलो सिलेंडर है। इन तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²। डिस्क है और सॉलिड सिलेंडर है, इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr²। अब देखिए जो है तीन चीजों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक जैसे, दो के एक जैसे, पांच चीजें आपको याद हो जानी चाहिए। हॉलो स्फीयर अगर कहा गया है तो ये 2/3 mr²। सॉलिड स्फीयर अगर कहा गया है तो ये 2/5 mr² हो जाएगा। अगर यहीं पे रॉड के लिए कहा गया है तो रॉड के लिए यहाँ पे जिसकी मास m है, लंबाई l है, 1/12 ml² होता है। तो 3, 2, 5, 2, 7 और 1, 8 हो गया। अगर ये आपका पास रेक्टेंगल है, ये L है, ये B है, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया m L² प्लस B²/12 है। ये रेक्टेंगल के लिए हो गया। और अगर ये ही आपका स्क्वायर है तो स्क्वायर में हर साइड आप जानते हो कि बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे भी a, यहाँ पे भी a, तो a² प्लस a² 2a²। और जब इसको सॉल्व करोगे आप तो ma²/6। ये 10 मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद होने चाहिए। ये याद हैं तो आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं, और अगर ये आपको याद नहीं है तो आपको याद करनी चाहिए बिफोर प्रोसीडिंग दिस टॉपिक। अदरवाइज आप बार बार चीज़ों को याद करने की कोशिश करेंगे और फंसते रहेंगे, जो कि आपको जो है चैप्टर में डिसइंटरेस्ट पैदा करने के लिए पर्याप्त है। रेडियस ऑफ गायरेशन जैसी एक चीज़ आ रही है। ये कहा जाता है कि अगर आपके पास ये मासेस हैं m1, m2, m3, इस तरीके के मासेस हैं और ये सब के सब अलग अलग डिस्टेंसेस के रिस्पेक्ट में घूम रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पे इस पूरे सिस्टम का एक कंबाइंड फॉर्म होगा। वो कंबाइंड फॉर्म जो है वो ये देखने वाली बात है कि वो कितने डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में घूम रहा है। जितनी भी डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में घूम रहा है उसी को नाम देते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। तो आई ऑफ पार्टिकल्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम। तो ये m1 r1² m2 r2² mn rn² बराबर कैपिटल M k²। तो k बराबर हो जाएगा अंडर रूट में m1 r1² प्लस m2 r2² प्लस mn rn² डिवाइडेड बाई कैपिटल M। यहाँ पे मेरी समझ से परे है, यहाँ पे एक सवाल बहुत अच्छा बनना चाहिए, लेकिन आज तक किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा। अगर कह रहे हैं कि इफ सारे के सारे मासेस जिनकी संख्या n है और ये सब हो जाएं बराबर, तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या हो जाएगा। तो देखें बच्चों, यहाँ पे ये एग्जाम्पल की बात हो रही है। यहाँ पे mr1², mr2², mrn², यहाँ पे टोटल मास हो जाएगा। अगर 2 होते तो 2m, 10 होते तो 10m, n है तो nm हो जाएगा और mm कट भी हो जाएगा। r1² प्लस r2² प्लस rn² डिवाइडेड बाई n। ये है रेडियस ऑफ गायरेशन के। जो हमने अभी आपको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। दो चीज़ें हमारे आज के टॉपिक में और रहती हैं, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो इसकी यूटिलिटी क्या है, ये जरा बात को समझ लिया जाए कि
जब आप जो अभी आपने 10 मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद करे हैं, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, ये ध्यान रहे वो सारे के सारे जब आपके कॉपी में या अपने किताब में या उनको उनके चित्र देखते हैं तो उनके सेंटर से निकल के जो लाइन आपकी आंखों में एंटर कर रही है उसके रेस्पेक्ट में है। आप ऐसे कह सकते हो कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये जेड एक्सिस के लिए सारे के सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको सिखाए गए हैं। अगर किसी और एक्सिस के लिए कहा गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ये आपको दो थ्योरम आपकी मदद करेंगी। ये कहा जाएगा एक्स है, वाई है, ये बॉडी ऐसी हो गई, ये आई एक्स हो गया, ये आई वाई हो गया, और इधर को z आ जाएगा, और ये रिजल्ट आपको ऐसे याद करना होगा आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी with respect to z axis will be equal to the sum of the moment of inertia with respect to x axis and y axis, provided body is lying in x y plane। अगर बॉडी वाई जेड प्लेन में लाई करेगी तो आई वाई प्लस आई जेड बराबर आई एक्स हो जाएगा। एग्जाम्पल से जरा इनको सीखा जाए। ये हमारे पास है रिंग है जिसका मास m है, रेडियस r है। ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप जान रहे हो कि ये आई जेड बराबर है एम आर स्क्वायर, और ये बॉडी आइसोट्रॉपिक है। आइसोट्रॉपिक का मतलब हो गया जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस उतना ही होगा विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। यानी कि आई जेड बराबर जो आई एक्स प्लस आई वाई हुआ करता था उसको आप चाहो तो 2ix 2iy लिख सकते हैं। तो ये एम आर स्क्वायर हो गया बराबर 2ix बराबर 2iy, तो ix बराबर iy बराबर हो जाएगा हाफ एम आर स्क्वायर। एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं। यहाँ पे ये एक डिस्क है जिसका मास m, रेडियस r है। फिर से कहूँगा ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस, और आई जेड मैंने अभी आप लोगों को याद कराया है, हाफ एम आर स्क्वायर है। आई जेड बराबर 2ix बराबर 2iy हो गया, और आई एक्स बराबर आई वाई बराबर आई जेड बाई 2 होगा, यानी कि ये 1/4 एम आर स्क्वायर हो जाएगा। इसी लिस्ट में अगर आपसे कहा जाए कि ये मामला सॉलिड स्फीयर का है और इसका मास m और रेडियस r है, तो यहाँ पे ऐसी कोई गलती ना कर दीजिएगा, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल फिगर है। इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया z एक्सिस के लिए होगा वही x के लिए होगा, वही y के लिए होगा, या यूं भी कह लीजिए कि थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स। तो ये आई एक्स बराबर आई वाई बराबर आई जेड बराबर 2/5 एम आर स्क्वायर ही होगा। अब आप देखेंगे यहाँ पे लास्ट चीज है आज की हमारे पास, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ये थ्योरम हर तरीके की बॉडी के लिए एप्लीकेबल है, यहाँ पे कोई भी लिमिटेशन जैसी चीज नहीं है। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस की बात करने जा रहे हैं। इसका कहना है कि ये कोई बॉडी है, ये एक एक्सिस है, और यहाँ पे ये सेंटर ऑफ मास है, इससे गुजरने वाली ये एक लाइन है, ये दूरी h है और ये m है। तो इसका कहना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन एक्सिस which is parallel to the axis passing through center of mass is equal to the sum of the moment of inertia about an axis passing through center of mass and product of mass of the body and square of the perpendicular distance between two parallel axes। ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया I बराबर ICM प्लस MH स्क्वायर। इसको भी अगर आप चाहें तो कुछ एग्जाम्पल से सीख सकते हैं। ये कहा गया ये रिंग है, ये M और R है। हमसे कहा गया है कि ये Y एक्सिस है और आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो भाई पहले आपको इस सेंटर ऑफ मास से जो कि Y एक्सिस के पैरेलल है
वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहिए, जो कि अभी अभी आपने जस्ट पीछे निकाला है। बैक करके आप वीडियो देख सकते हैं। ICM बराबर हाफ mr² हो जाएगा, ये रिंग है। और I बराबर, यहाँ से I बराबर ICM प्लस mh² करना होगा। ये दूरी r हो गई, ये हाफ mr² प्लस mr², 3/2 mr²। और भी उदाहरण से इसको सीखें। ये हमारे पास डिस्क है, ये m है, ये r है, ये एक्सिस x और x डैश हो गया। सेंटर ऑफ मास, यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की बात कही जा रही है। कहेंगे पहले तो डिस्क का x वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही निकाल लिया जाए। तो यहाँ पे ये जो ICM आएगा, डिस्क है तो ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr², तो ये वाला हो जाएगा 1/4 mr²। और I बराबर ICM प्लस mh², तो 1/4 mr² प्लस फिर से ये दूरी r हो जाएगी mr², 5/4 mr²। और भी उदाहरण से समझ सकते हैं इसको। ये सॉलिड स्फीयर है। यहाँ के लिए हमने आपको एक बात के लिए वार्न किया था कि यहाँ पे x, y, z जैसा कुछ नहीं करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ये ICM हो जाएगा ही 2/5 mr², और फिर से ये दूरी जो है r ही हो जाएगी। I बराबर ICM प्लस mh², 2/5 mr² प्लस mr², तो ये हो जाएगा 7/5 mr²। एक लास्ट एग्जांपल हम आपको और देंगे, वो है रॉड के लिए जिसका मास m है, लंबाई l है। ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मैं बता चुका हूँ, 1/12 ml², अबाउट 1 एंड कहा गया है, और ये दूरी l/2 हो जाएगा। तो फिर से I बराबर ICM प्लस mh² लगाइए, 1/12 ml² प्लस mh² है, तो ये l²/4 हो जाएगा, और ये सॉल्व करने पे 1/3 ml²। इस तरह से हम लोगों का बच्चों आज का डे 8 कंप्लीट हो रहा है। और फिर से एक बार आप लोगों से जो है रूबरू हो लेते हैं, बात कर लेते हैं। उम्मीद है आप लोग खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और खूब आप जो है इस बात को ध्यान दे रहे हैं कि जहाँ जहाँ पे आपको जो है दिक्कत हो, वीडियोस को आप बार बार रिवाइज करके देख सकते हैं। लेकिन ख्याल रहे कि ये बहुत आसान सा तरीका है फिजिक्स को सीखने का। अगर आपको ज़रा भी डर लगता है, आप एक बार 2 बार और देखिए, ये डर निकल जाएगा। और जहाँ भी आपको जो है कोई दिक्कत लगती है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के हमको कमेंट कर सकते हैं। कोई सवाल पूछना हो तो सवाल पूछ सकते हैं, उनका जवाब आपको दिया जाएगा। इन्हीं बातों के साथ में थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर कैरियर, गुड बाय।